एवरीवन। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं सबसे पहले उड़ान विद प्रीत मनी का यूट्यूब चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि आप सभी के मध्य आके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो स्टूडेंट का एक डाउट्स रहता है, उनके बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, उन सभी से रिलेटेड मैं आप सभी से बात कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इस हमारा जो इंटरेक्शन है, इसकी शुरुआत करने के लिए मैं बस सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम जैसे मैंने बताया दीपक गुप्ता है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने बीटेक असम यूनिवर्सिटी सिलचर से किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद मैंने 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर असम उसके बाद 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बेंगलोर में हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया। और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की और पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चौथे अटैम्प्ट में जाके मेरा ऑल इंडिया रैंक 623 आई, जिसमें मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS अलॉट हुई। और करंटली मैं इनगैप में एज अ असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। और तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को हमें प्रीफर करना है, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, उसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारा टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल क्या रहता है, और जो बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड या ग्रामीण इलाके से रिलेटेड कि हम इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, फिर हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे, इसको लेके कुछ हम चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के इन सवालों को मैं जवाब दे पाऊँ। और तो पहला चीज़ रहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या पैटर्न रहता है। तो बेसिकली ये एक 3 स्टेज एग्ज़ाम रहता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली हमारा GS बेस्ड पेपर होता है, जिसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह के ये सारे सब्जेक्ट से मिला के कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनको 2 घंटे में हमें अटैम्प्ट करना होता है। और इसी पेपर के बेसिस पे हमारी कट ऑफ बनती है, जिससे हम मेंस में क्वालिफाई होते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक और पेपर होता है सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें सिर्फ आपको 33% नंबर लाने, यानी 33% यानी 66 नंबर लाने 200 में से। तो उसमें बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं। एक कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट रहता है, जिसमें इंग्लिश के कुछ कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसमें से हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। और दूसरा रहता है वो मैथमेटिकल पार्ट रहता है। तो मैथमेटिकल में बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो हम स्कूल में पढ़ते थे, ट्रेन के क्वेश्चन, स्पीड के क्वेश्चन, इस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं, और जिसके बेसिस पे जस्ट हमें 66 नंबर लाने होते हैं। मिनिमम 66 मार्क्स चाहिए। और ये रहता है कि अगर आपके इसमें 66 नंबर नहीं आए तो पेपर 1 में भले ही आपके कितने भी नंबर आए, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका सीसेट पेपर क्वालिफाई हो जाता है, तो पेपर 1 जो मैंने बताया GS का पेपर होता है, उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी और आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आता है मेंस की तैयारी। और मेंस का पैटर्न क्या रहता है, तो मेंस के लिए जनरली ये है कि मेंस में हम जानते हैं कि मतलब टोटल 7+2 पेपर रहते हैं। 7+2 का मतलब ये हुआ कि 7 जो पेपर है वो कंपलसरी पेपर है, कि उनके बेसिस पे कट ऑफ बनेगी, उनके बेसिस पे आपके नंबर जोड़े जाएंगे। और 2 पेपर हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें मतलब एक तो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जैसे हमारी हिंदी हो गया, तमिल है, तेलुगु, असमी, जो हम लैंग्वेज स्टूडेंट सेलेक्ट करता है, एक उसका पेपर होता है। और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का। ये दोनों पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने पड़ते हैं कि हमें एक मिनिमम मार्क्स लाना है, और उसके बेसिस पे बस हमें क्वालिफाई करना होता है। अब हम आते हैं मेन, जो हमारे 7 पेपर हैं। जो मेन 7 पेपर हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपका टोटल स्कोर जुड़ेगा। प्रीलिम्स के मार्क नहीं जुड़ते हैं, मेंस में इन पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। हर पेपर 250 नंबर का होता है, और 7 पेपर मतलब 250 × 7 टोटल 1750 नंबर के हैं हमारा
मेंस का ये पेपर हो जाता है। तो इन 7 पेपर की हम बात करते हैं। तो इन 7 पेपर में पहला पेपर होता है ऐसे का। तो ऐसे का 250 नंबर का पेपर होता है और उसके बाद 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं और उसके बाद 4 पेपर हमारे जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3 और 4। उसका आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीएस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 में क्या आ रहा है, 3 में क्या आ रहा है और 4 बेसिकली जो इथिक्स का पेपर होता है। ये 4 इस तरह के पेपर होते हैं और 2 हमारे पेपर होते हैं ऑप्शनल। कि ऑप्शनल जो हमें कोई ना कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 7 पेपर हो जाते हैं। तो अब जब हम मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ बन जाती है, तो उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू, जो बेसिकली हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जो बेसिकली 275 नंबर का होता है और आपको किसी बोर्ड के सामने जाना होता है और जनरली वो 30-35 मिनट के आसपास का आपका इंटरव्यू रहता है, जो आपकी बेसिकली डेफ होती है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेज ऑफ एग्ज़ाम रहता है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट होता है, जो जनरली बहुत नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आर्मी और पुलिस के लिए बहुत टफ है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक सा रहता है। अगले दिन जनरली होता है किसी दिल्ली के ही हॉस्पिटल में और उसके बाद आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं कि हम पहले हम ऑप्शनल की बात करते हैं कि जो हमने बात की थी बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल समझते हैं कि क्या होता है, कैसे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है कि यूपीएससी की आप सिलेबस देखेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, तो आपको रियलाइज़ होगा कुछ सब्जेक्ट की उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि इन सब्जेक्ट में से आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। अब जब आप एक वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके 2 पेपर होते हैं। तो अभी हमें देखना है कि पहले तो देख लेना है कि उस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें दिए हुए हैं। तो अब आज स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि उनमें से हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो 2-3 क्राइटेरिया को थोड़ा सा ध्यान रख के हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। नंबर 1 और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मज़ा आता है, जिसमें आपकी रुचि है, आपकी अच्छा सा मतलब रात को भी पढ़े, थक गए हार गए उसके बाद भी पढ़े तो पढ़ना अच्छा लगता है जिस सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले चुनना चाहिए। और उसके बाद हमें ये नहीं सोचना है कि उसमें पिछले साल टॉपर ने क्या किया था, अदर लोगों के क्या आ रहे थे, ये और ये साइंस का लेना है या आर्ट का लेना है या इंजीनियरिंग में से कुछ लेना है, तो उस पर नहीं जाना है। सबसे पहले देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में। तो जब ये समझ में आ जाए तो फिर दूसरे क्राइटेरिया पे जाना है कि कोशिश करना है कि ऐसा सब्जेक्ट लो जो आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा हो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो 3 साल कहीं ना कहीं आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आपकी उसमें इंटरेस्ट है 3 या 4 साल, तो उस सब्जेक्ट को लेने की कोशिश करना है। जैसे आपने ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी से किया है या किसी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो कोशिश करना है अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आपका इंटरेस्ट भी है तो वो ले लेना है। तीसरा एक चीज़ जो बनता है वो सबसे अच्छा ये बनता है कि ऐसा सब्जेक्ट देखो थोड़ा सा जिसका कहीं ना कहीं जीएस के साथ ओवरलैपिंग हो जाए, कि जैसे कोई पॉलिटी ले लिया या कोई सोशियोलॉजी ले लिया तो उसके जीएस के जीएस 1 या जीएस 2 पेपर में उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ी सी मदद ऐसे में मिल जाए। तो ये 2-3 क्राइटेरिया को मदद कर सोच के अपना एक ऑप्शनल डिसाइड करना, ठीक है। कभी भी भेड़ चाल पर नहीं जाना है कि अननेसेसरी की सब लोग वो ले रहे हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसी में। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट कोई ना कोई अच्छा परफॉर्म करता है और टॉपर्स अच्छे नंबर लाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो लोग अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तो पहले ही आ जाता है। अब दूसरा हमारा मेन चीज़ आता है कि हम यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है कि टाइम टेबल। हमारे पास टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी तैयारी है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। मिनिमम आपके मान के चलो आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो जाता है तो कम से कम कुछ नहीं, आपको 1 साल का तो आपका एग्ज़ाम चलेगा ही चलेगा। और 1 साल आप मान के लो लगभग तैयारी भी कर रहे हैं तो लगभग 2 साल आपके एग्ज़ाम हो गए। अब 2 साल का आपका टाइम टेबल मतलब 2 साल तक पढ़ाई करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि
अगर मेरा मैं मान के चलो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे पास नेक्स्ट ईयर तक मान के लो 10 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतने महीने प्रीलिम्स की तैयारी में दूंगा, इतना मेंस की तैयारी में करना है, इतने महीने मुझे ऑप्शनल करना है। और उसमें भी हमें डिवाइड करना होता है कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, हिस्ट्री को कितना देना है, पॉलिटी को कितना देना है, ज्योग्राफी को कितना देना है। इस तरह के सब्जेक्ट में कैसे कैसे हमें टाइम अलॉट करना है, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो अब इसमें बात आते हैं कि मतलब जनरली क्या होती है, हमारी जो तैयारी जो होती है वो प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, मिक्स होकर तैयारी चलती है। तो इसमें हम क्या होता है, जैसे मेंस के बेसिस पे हम तैयारी शुरू करेंगे तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले बेसिक चीज़ आती है एनसीईआरटी। आप हो सकते हैं कि स्टेट बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से आपने पढ़ाई की होगी 10th 12th। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की होगी, उन्होंने स्कूल में ही अगर एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। तो आपको अपने देखना है कि आपकी एनसीईआरटी की ज़रूरत कितनी है और कौन सी क्लास से है। जैसे मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं थी, मैं यूपी बोर्ड से था, कभी थी नहीं, मैं ग्रामीण इलाके से था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने बैक से शुरू किया। मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी ली। क्लास 12th की एनसीईआरटी ली तो मैंने देखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी ली। क्लास 11th की भी नहीं समझ में आई, फिर मैंने 10th की ली। तो हमें क्या करना है, पीछे से शुरुआत करनी है। समझ में आया कि अब ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है कि हम स्टेट बोर्ड से तो हमें कुछ आता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी होती है। तो हमें एनसीईआरटी को इस तरह से देखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम जितना टाइम उसमें लगाएंगे उसके बेसिस पे हम कितना आउटपुट उससे निकाल पा रहे हैं। तो कोशिश यही करो कि पीछे से चलो। 12th की पढ़ के देखी, अगर 12th की पढ़ के समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो 11th की देख ली, फिर 10th की, 9th की, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से पढ़ना है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का क्या होता है कि एनसीईआरटी से हमारा बेस बन जाता है, एक नॉलेज हमें आ जाती है कि हर टॉपिक के बारे में हमें पता है। अभी दूसरी आता है, जब हमारा बेस बन जाता है तो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और बुक्स में भी बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है कि हम सब ने सुनी है कि कम से कम बुक्स रखाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज किया जाए। तो मेन फोकस हमारा इसी चीज़ पे रहता है। तो अब जैसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, हम कोई भी यूपीएससी की मतलब या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मतलब कहीं पे कोई भी वेबसाइट देखोगे आईएएस तैयारी में, तो वहाँ पे एक आपको लिस्ट मिल जाएगी, सभी उसी तरह की बुक्स को और उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो जाती है, और ज्योग्राफी के लिए ज़्यादातर लोग 11th 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, और स्पेक्ट्रम बुक्स को रेफ़र करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और 11th 12th की एनसीईआरटी को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए प्रीफर करते हैं। और इस तरह की जो बुक्स हैं उन सभी को आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप उन सभी बुक्स को ही फॉलो करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, शंकर आईएएस हो जाती है आपकी एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बुक्स को ही, और ऐसा नहीं है कि ये बुक्स जनरली मैंने प्रीफर खुद की हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कोई दूसरी बुक अच्छी है इनके कंपेयर में, या कोई और टॉपर दूसरी बुक को सजेस्ट कर रहा है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक पढ़ो, उसको ही बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि डीडी वासु भी ले ली, पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत भी ले ली, और भी तमाम तरह की और सब्जेक्ट बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, तो उससे हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें कुछ भी चीज़ समझ में आएगी ही नहीं, कैसे करें, हम उसको बार बार कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो मेरा फोकस इसी बात पे, आप कोई भी बुक्स पढ़िए, या तो जो मैंने बताई है उसमें से, या कोई भी और टॉपर की बुक्स में से, उसको प्रीफर कीजिए। बस उस बुक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वहीं से उठा के और पढ़िए। दूसरा चीज़ आता है बुक्स के अलावा थोड़ा सा हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर को, कि बहुत सारी चीज़ें जो करंट में हो रही हैं, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है, करंट्स में इवेंट्स चल रहे हैं, तो उसको लेके क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एडिटोरियल में डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपना व्यू पॉइंट्स लिखते हैं, गवर्नमेंट का भी व्यू पॉइंट्स आता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल आता है, आप उसको पढ़िए। आप उसको पढ़ेंगे तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू डेवलप होगा कि कोई भी हमारी पॉलिसी आई, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां थी,
पुरानी जो पॉलिसी आई, उसके बाद नई पॉलिसी में क्या लाया गया, सरकार ने ऐसा क्यों लाई, उसके बाद और कमियां रह गई हैं उनके लिए सरकार आगे क्या कर रही है, इस पॉलिसी में क्या कमी है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और आगे इस पॉलिसी में कुछ कमियां उनको सुधार करने के लिए हम 1 या 2-3 स्टेप हम ऐसे क्या दे सकते हैं जिससे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो पाए। तो इस तरह की चीज़ों से जब हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप होती है। अब इसके बाद आता है नोट्स मेकिंग, कि जब हमने बुक्स पढ़ ली, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से हमने बेस बना लिया, अब धीरे धीरे हम कोशिश करो कि हम नोट्स भी बनाते हैं। नोट्स बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, कि जब हमने इतना सारा मटेरियल पढ़ा कि बाद में हमें रिवाइज भी तो करना है, बाद में हमें एग्जाम में जाके उसको रिप्रोड्यूस भी करना है, तो नोट्स मेकिंग अपने खुद के वर्ड्स में बनाओ, शॉर्ट एंड कंसाइज। तो जब आप खुद के शब्दों में नोट्स बनाओगे तो और उसको बार बार रिवाइज करोगे, जैसे हर मैं कम से कम कोशिश करता 3 या 4 बार तो रिवाइज करना ही है, तो उनको बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आपके माइंड में रह जाएगा, और एग्जाम में आप गलतियाँ ना ही करेंगे या कम से कम करेंगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये चीज़ें हो गई। अब हमारा बात आता है कि जब हमारे नोट्स बन गए, उनको हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो हमें फिर बार बार रिवाइज भी करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से बनाइए कि आप कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज कर लें। जब वो रिवाइज हो जाएगा तो आप आसानी से उसको अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ आती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को, जैसे आपने कोई, मैंने एग्जांपल लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब कोशिश करो इसको लिखने की प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है पढ़ते रहना है, साथ के साथ लिखते भी रहना है। कोशिश करना है कि जैसे आपने कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा, कोई टॉपिक पिक्चर पढ़ा, तो उसमें आप लिखिए। लिखने से आपको क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका क्या पॉइंट्स रह रहे हैं, आप कैसे लिख पा रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, जैसे इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, तो उसको किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, हम कैसे उसके जो अलग अलग डायमेंशन होती हैं, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन सब डायमेंशन को कैसे कवर कर सकते हैं। तो जब आंसर राइटिंग करेंगे, और वो आंसर राइटिंग को अपने दोस्त को, टीचर से एवेलुएट कराना है, तो उसमें देखना है कि हमारी कमियां क्या है। और उसमें वैल्यू एडिशन के लिए भी आपको, जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में काफ़ी लोग डायग्राम्स बना देते हैं, मैप बना दिया इंडिया का, ठीक है, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे आपको मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है, साथ का बंदा है, उससे 1 या आधा नंबर, 1 नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, और आप अपनी बात को एग्जामिनर तक अच्छे से पहुंचा पाएँ। तो ये आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन आपका हो गया। अब हम मेन चीज़ पे, क्वेश्चन पे आते हैं कि एक जो जनरली सभी बात करते हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा ज़रूरी है, कि हम ये सब चीज़ भी कर रहे हैं लेकिन बहुत घबराहट भी होती है, परेशानी भी होती है, कभी कभी हम डीमोरलाइज भी हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, कि कभी कभी लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे दूर करें। देखो, आप, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हैं, नोट्स भी बनाए हैं, रिवाइज भी कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हमने मेहनत की है, हमने कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर की है, और कुछ इन सारी चीज़ों को करने के बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके पास ऑलरेडी आएगा। तो जब ये बहुत सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी आएगी, तो आप सबसे पहले खुद पे भरोसा रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली रियलाइज होगा कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी मेहनत की है तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है और धैर्य रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, किसी टॉपर के देख सकते हैं, या फिर काफ़ी जैसे संदीप माहेश्वरी के आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो रिलीजियस होते हैं, जैसे मैं भगवत गीता को उसको सुन लेता था। आप अपने जो भी आपका धर्म है उसके बेसिस पे कुरान वगैरह, उन बाइबल, इन सब के कोई भी वीडियोज होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और एक और चीज़ होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली पर्सन के साथ, अपने आसपास के लोग जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, जो आपको मोटिवेट करें, उनके साथ हमेशा टच में रहिए। उनसे ही जब आप फ्रस्ट्रेशन में, परेशान हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर, उनसे बात कीजिए तो थोड़ा सा मोटिवेट फील होगा। तो आपका जब मोटिवेशन भी हो रहा है, तो इसके बाद आता है फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा कीजिए।
बेस्ट ट्राई कीजिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि सक्सेस मिलने की चांस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। और हम जो सपना लेके यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी हमें ज़रूर मिलता है। तो इसलिए उसमें घबराना नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि हम होपलेस हो जाएं, एक दो अटैम्प्ट में हमारा नहीं हुआ, तो हमें वहाँ पे बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है। तो इन सब के अलावा एक और जो क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कोचिंग से रिलेटेड, तो हमें देखना है कि मतलब अब क्या हो रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री बन गई है, मार्केट बन गया, तमाम तरह की चीज़ें कोचिंग में भी अब ये रहता है कि काफ़ी सारी फ़ीस है, काफ़ी लोग दिल्ली आना चाहते हैं। अब दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं है, या पैसे है तो कैसे दिल्ली में मैनेज करें खाने पीने को, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम, चाहे आप कोचिंग करें या ना करें, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम का 90-95% एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी पे बेसिस है। आप खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, और कोचिंग कर रहे हैं तो भी आपका सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखेगा कि आपकी कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो उसका आपका व्यू क्या है। तो जब आप ये खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से एडिटोरियल पढ़ेंगे, तब आपका व्यू जनरेट होगा, आपका ओवरव्यू चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि कभी कभी क्या होता है जी कि लगता है कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ी डायरेक्शन की ज़रूरत है, टीचर हमें थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हेल्प कर दे, या हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें हमारी स्कूलिंग उतनी अच्छी रही नहीं है, या हमारे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं है। तो अब वहाँ पे अगर आप चाहें तो कोचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पर वो ही कोचिंग करते हैं तो आपको फिर वो पैसे का अरेंज करना है, कहाँ पे रह के करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। बट अभी क्या है ना, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इंटरनेट अब हर घर में और ऑलमोस्ट हर गांव तक अवेलेबल है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरनेट के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से उसको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फ़ोकस कर सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है, और ज़्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि कोचिंग का ऐसा कुछ खास रोल है नहीं। और जिस तरह से यूपीएससी का पेपर आ रहा है, जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, उसमें अब कोचिंग का रोल है जो बहुत कम होता जा रहा है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर लगाने हैं। टेस्ट पेपर आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप खुद घर में लगाइए। तो उसमें कोचिंग का कोई रोल रह ही नहीं जाता कि आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर या जो कोई भी मटेरियल वो इंटरनेट पे भी रहता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप वो कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास रोल है नहीं। जनरली अब एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, वो जनरली ये सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से, हम इंग्लिश मीडियम वालों को से कैसे कम्पीट करेंगे या क्या करेंगे। तो जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम से था 12th तक, तो बहुत ये भी डाउट रखता है कभी कभी, मम्मी ग्रामीण इलाके से हैं, फैमिली में कोई इस तरह की पढ़ाई लिखाई में भी नहीं है, और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो बहुत सारी चीज़ हमारे डाउट में आती हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें जो हमने खुद अपने मन में बिठा रखी है, ठीक है, हम भी किसी से कम है नहीं। अपने आप को ये रियलाइज़ कराना, अपने आप को ये फोकस करना है। अगर आपके अंदर वो सेम कमिटमेंट है, विल पावर है, दैट डेडिकेशन है, आपके अपने सपनों के पीछे अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ मायने रखती नहीं है। बहुत ही आप यूपीएससी या कोई भी और एग्ज़ाम के आप रिजल्ट उठाइए, इसमें बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं और हर साल सक्सेस पाते हैं। अब बात करें थोड़ा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, स्टार्टिंग के में हम बोल सकते हैं कि कुछ साल पहले की बात करें ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी हिंदी मीडियम के लिए, कि जैसे कोचिंग का मटेरियल उतना नहीं था, या फिर अगर आप कोचिंग करना चाह रहे हैं तो टीचर उतने अच्छी क्वालिटी के शायद बोलना चाहें तो नहीं अवेलेबल थे, और टॉपर्स भी हिंदी मीडियम से बहुत कम आते थे यूपीएससी में। तो इस तरह की दिक्कतें थी। लेकिन अभी देखो, कुछ सालों से चीज़ें बदल रही हैं। अभी देखो, हिंदी मीडियम से ही लगातार रवि सियाग 18 रैंक आई है, और भी मेरे भी कई सारे फ्रेंड हैं मेरे बैच में, वो काफ़ी सारे हिंदी मीडियम से भी हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपने टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल बनाए हैं, ब्लॉग बनाए हैं, वहाँ पे वो मटेरियल डाल रहे हैं, अपनी आंसर कॉपी डाल रहे हैं, वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारा, और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि जो मटेरियल इंग्लिश मीडियम में उसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेटर के थ्रू या किसी अन्य माध्यम के ऐप के थ्रू कैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उपलब्ध कराए। अब बहुत सारी, जैसे यूपी में भी अभ्युदय प्रोग्राम गवर्नमेंट का आया, तमाम तरह के और प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें हिंदी मीडियम के और जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनको कैसे कोचिंग कराई जाए। तो
उस पर भी बहुत फोकस है। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। और इसके बाद एक और है यूपीएससी भी बहुत, इससे यूपीएससी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं, वो तो सिर्फ आपकी आंसर कॉपी देखते हैं मेंस में, और इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी होगी तो आपको उनके साथ जो भी इंटरेक्शन होगा उसके बेसिस पे देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ खास फ़र्क पड़ती नहीं है। आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको ट्रस्ट रहना चाहिए अपने आप पे, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो और उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को कीजिए, लगातार स्मार्ट वर्क कीजिए थोड़ा सा, और टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजी बना के आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको मतलब एक बहुत अच्छी, ये बोल सकते हैं कि बहुत सेटिस्फाइड आपको, मतलब जो प्रिपरेशन करोगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। और मैंने आपकी कोशिश की है कि आपके इन सभी जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने का कोशिश किया है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपके और कोई क्वेश्चन होंगे वो इस चैनल के माध्यम से, उड़ान विद प्रीत मनी के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाएं। मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक सफ़र है, जर्नी है, जिसको आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए मत और धैर्य हिम्मत से इसका सामना कीजिए। और मेरा भी 4th अटैम्प्ट में हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा तो परेशानी आती थी, तो जिस तरह से मैं अपने आप को एक 4 लाइन जो हमेशा मोटिवेट करती हैं वो कह के मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगा। तो लास्ट लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इस सभी के साथ साथ मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को अपने सपने को साकार ज़रूर करें और आपको बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सफलताएं मिलें। धन्यवाद।